अच्छी कार्यशाला के समापन सत्र में जिनका अभी अभी हमने उद्बोधन सुना, ऐसे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता इस समापन सत्र के माननीय आचार्य बालकृष्ण जी, मित्र ओम शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान आचार्य बहन और बंधुओं। विधा में मैं पढ़ गया कि आचार्य जी के बाद क्या बोलना, क्योंकि आचार्य जी देश के मूर्धन्य विद्वानों में एक है। शायद परिचय में भी नहीं कहा, आप लोगों सबको अधिकतर लोग मालूम भी होगा कि आचार्य जी को आयुर्वेद क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। पहला ये व्यक्ति है आयुर्वेद में कि जिनको आयुर्वेद के शोध कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आधुनिक संदर्भ में एलोपैथी में तो बहुत लोगों को साइंटिस्ट ये वगैरह वगैरह होते हैं सम्मान, लेकिन आयुर्वेद में आचार्य जी का पहला नाम है देश में। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति के बाद में कुछ बोलना एक बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन इस कार्यशाला मैं तो कहूँ कि लेमैन आदमी हूँ। मैं तो ऐसे विद्वान ऋषि तुल्य लोग आप में से भी बहुत है, ऐसे लोग एक मंच पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और साथ मिलकर चिंतन मंथन और कार्य करें। और जो साथ मिलकर चिंतन मंथन और विचार होता है उसको हम देश भर में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे संघ में एक प्रचारक शब्द है, तो वो मैं हूँ कि अच्छा कार्य को देश में प्रचार करना, आगे बढ़ाना, पहुंचाना, ये कार्य करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी ठीक है, वो कहते हैं माओ बनो हिंदी बोलना पड़ता है, तो भी इस क्षेत्र में विद्वानों के साथ काम करना, थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा, तभी तो विद्वान आपको हाथ रखने देंगे। तो इसलिए भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इतना हम करते हैं। ये कार्यशाला तो पूरी हो रही है, संपन्न हो रही है, लेकिन जो आचार्य जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही, कार्य शुरू होगा, कार्य शुरू करना है, शुरू हो गया है, लेकिन उसको अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ाना करने की आवश्यकता है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में की सफलता के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण होती है कि संख्या कैसी रही। कुछ कारणों से चुनाव भी कई जगह है, इसलिए कुछ आज लोग गए हैं, लेकिन अब पिछले 8 दिन में तो अनिता जी ने बहुत लोगों को ना कहनी पड़ी, क्योंकि हमने विचार किया 100 से ज्यादा संख्या नहीं करना है इसमें। बहुत भीड़ होगी तो फिर चिंतन मंथन नहीं होता है, उसमें भाषण तो हो सकते हैं। तो इस तरह से संख्या तो बहुत अच्छी रही है। और जो विषय वस्तु कार्यशाला की रही वो आपने अनुभव कथन में बताया है, व्यक्तिगत बातचीत में भी मैं पूरे समय कई बार नहीं रह सका, लेकिन मैं फीडबैक ले रहा था पूरा सभी सत्रों का, सभी लोगों का भी। तो बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, बहुत अच्छा चिंतन हुआ है। कुछ सत्रों में भी रहा, तो यहाँ कुछ युवान विद्वान वक्ताओं ने भी बहुत अच्छा विषय रखा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने वाले लोग और भी है, और हमने और भी ढूंढने हैं, बहुत सारे होंगे देश में। ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है हम लोगों ने, तब इस काम को एक बड़ा अभियान, आंदोलन देश भर में हम खड़ा कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपेक्षा आचार्य जी की बिल्कुल ठीक है। मुझे 2-3 लोगों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संस्थाएं, कुछ विश्वविद्यालय चाहते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन अभी पहले तो हम यहाँ ठीक कर लें, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात करेंगे। तो इस तरह से विषय वस्तु कार्यक्रम का स्वरूप भी काफी अच्छा तरह हुआ है। और व्यवस्था के बारे में तो क्या बोलना है, पतंजलि विद्यापीठ और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की व्यवस्था और आतिथ्य हमको दिया, इसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इस स्थान पर हरिद्वार में आना और हरिद्वार में पतंजलि में आना है, यही अपने आप में बड़ी बात है। इससे स्थान और का बहुत महत्व होता है। कहाँ बैठकर आप चिंतन मंथन करते हैं, क्यों ऋषि मुनि हरिद्वार आते थे, ऋषिकेश जाते थे या हिमालय में जाते थे, तो उसका स्थान का बहुत महत्व होता है इस प्रकार के कार्य करते हुए। तो हमको स्थान भी उपलब्ध कराया और सुंदर व्यवस्थाएं दी, इसके लिए उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद किया मैंने कहा जैसे कार्यशाला पूरी हो रही, लेकिन कार्य शुरू हो रहा है।
जब गाय को खाना डालते हैं तो जितनी भूख होती है उतना जल्दी जल्दी खा लेती है। बाद में क्या करती है फिर? तो जुगाली का समय शुरू होता है, और जुगाली नहीं करे तो क्या होता है? अपचन होता है, इंडाइजेशन होता है। तो इसलिए जुगाली क्या करना है वो आचार्य जी ने बताया हम लोग। ये तो समंदर है पंचकोश, तो इसमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है शेष। अभी तक जितना छोटा मोटा काम हुआ है, तो हमारे माननीय बत्रा जी थे तो उन्होंने दृष्टि दी हम सबको, और बाद में हम लोगों ने आगे बढ़ाया थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम तो लेमैन लोग हैं, इसमें विद्वान लोग चाहिए काम करने वाले, जो इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, संस्कृत के जानकार होंगे, ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। ऐसे विद्वानों की बहुत आवश्यकता है इस कार्य। तो इस दृष्टि से इस कार्य को बहुत व्याप देने की आवश्यकता है। जो आचार्य जी ने 3 बातें की, और आचार्य जी की पुस्तक आपने खरीदी होगी या तो उसमें दी होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने खरीदी भी है यहाँ से। योग विज्ञानम पुस्तक जरूर पढ़िए पहले। इसमें से कुछ बातें आचार्य जी ने यहाँ कही है, क्योंकि मैंने पुस्तक, मुझे सबसे पहले जब नई नई प्रिंट हुई थी, मैं आचार्य जी को मिला था, तब मुझे उन्होंने भेंट की थी। तो अवसर था कोरोना का, तो मैंने तुरंत पढ़ भी ली फिर। लेकिन पढ़ना आसान नहीं है, थोड़ा बार बार हम जैसे सामान्य लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें ये सारी बातें हैं, और ये जो मैं जितना समझ पाया हूँ, बाकी तो बाद में आचार्य जी कहेंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से कहते कि जो व्यक्तित्व विकास की, समग्रता की, सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना भारतीय है, इसमें तीनों आयाम है। इस प्रकार जो आचार्य जी ने पहली बात चक्रों की, ये बहुत अच्छी बात है भाई। मत भिन्नता रहती है, मत भिन्नता रहनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। विद्वान लोगों में मत भिन्नता होती है, कोई 8 चक्र कहे, कोई 6 कहे, कोई 7 कहे, कोई और ज्यादा कहे, कोई आपत्ति नहीं। बात एक ही है कि ये समग्र विकास की बात है, लेकिन चक्रों को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो कई लोगों ने चक्रों का नाम भी पहली बार सुना होगा, मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए भी। तो ये थोड़ा कठिन काम है थोड़ा। दूसरे है समग्र विकास की संकल्पना है, वो योग। योग में भी विद्वान लोग कहते थे, आप जैसे ऋषि मुनि कहते थे कि अंतिम 2 बात है 8 में से, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है। लेकिन पंचकोश ऐसी बात है समग्र विकास की, वो सबके लिए है। 5 साल के बच्चे से लेकर ऋषि मुनि तक सबके लिए है। और पंचकोश से रास्ता खुलेगा तो फिर बाद में योग और अष्टांग योग और चक्र की ओर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो हमने भी चक्र वगैरह का बाद में ही समझा, पहले पंचकोश समझा हमने। तो इस दृष्टि से ये जो तीनों संकल्पना है, उसका कैसे जुड़ाव है, बहुत सुंदर रूप से आचार्य जी ने अपने को समझाया। तो यही भारतीय दृष्टि है और भारतीय ज्ञान परंपरा ही। इसमें मैंने शायद उद्घाटन में कहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा लाओगे तो होलिस्टिक अप्रोच अपने आप आ जाता है। ये पंचकोश भी अलग अलग हम समझने के लिए चर्चा आवश्यक होती है उसकी, लेकिन इसमें भी समग्रता की दृष्टि है, सब एक दूसरे का जुड़ा है, कोई अलग अलग नहीं है सब। तो ये जो दृष्टि है, उसको धीरे धीरे सिर्फ पंचकोश नहीं, पंचकोश से योग और योग से चक्र, ये सारी बातें आचार्य की सब में जुड़ाव है। तो यही भारतीय दृष्टि है, यही समग्रता की दृष्टि है। तो इस पर बहुत कुछ चिंतन मंथन आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हम लोग इस पर विचार करें कि जो डाइजेशन की पहली प्रक्रिया है वो ये है कि पहले तो हम पंचकोश की 2 छोटी पुस्तक के बारे में कहा था सबको पहले से। इसमें कितने लोग पढ़कर आए थे? है, अच्छी बात। तो जो पढ़कर आए तो बार बार पढ़े, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शीघ्रता से उसको पढ़ने का प्रयास करें। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पुस्तक कोई भी पुस्तक की प्रस्तावना लिखता हूँ या पुस्तक छोटा मोटा काम लिखता हूँ, तो इसमें जरूर कहता हूँ कि इस संदर्भ में आपके कोई सुझाव होंगे तो ये आमंत्रित और स्वागत योग्य।
ये भारतीय दृष्टि यही है, देयर इज नो फुल स्टॉप। आज तो कोई 4 वाक्य लिखता है, दूसरे को सुनना नहीं चाहता है। तो ये भारतीय दृष्टि है पूर्ण रूप से। भारतीय दृष्टि है कि यहाँ कहीं पूर्णविराम है ही नहीं, आगे का रास्ता खुला ही रहता है। क्या कहेंगे उसको, यानी पूर्णता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। पूर्ण तो कोई नहीं हो सकता है, पूर्ण हो गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम ही होता है। तो हम पूरा, जैसा आपने कहा कि ऋषि सब नहीं बन सकते, सही बात है, लेकिन हमारे समाज व्यवस्था में, हमारे अलग अलग कामों में, संगठनों में, वो घर परिवार सब संभालते हुए ऋषि तुल्य जीवन जिया ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष अपने सिंह बत्रा जी से थे। तो इस प्रकार का जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यानी इस प्रकार का जीवन जीना है, क्या करना, इसका विचार करना पड़ेगा हम सबको। सब लोग प्रचारक पूर्णकालिक बन जाए या आचार्य जी और हम जैसे निकल पड़े, संभव नहीं। लेकिन व्यवसाय करते, नौकरी करते हुए, घर परिवार गृहस्थी चलाते हुए, हमारे जीवन की प्राथमिकता ये विषय है क्या कि वो तो सब सामाजिक जीवन में है, तो करना पड़ता है, इसके बिना चलेगा नहीं काम। लेकिन वो जितना आवश्यक है उतना करेंगे, छोटा मोटा, लेकिन मूल हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये है, पंचकोश का कार्य करना। ये ऋषि तुल्य जीवन का दृष्टि। धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ सकते, एक दिन में नहीं हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई द्वितीय तृतीय मंजिल पर जाना है तो जंप लगा कर जा सकते, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो इस कार्यशाला के बाद हम सब चिंतन करें अपना कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी सीढ़ी एक एक दो 3 4 5 क्या होगी, इसका हम अपने व्यक्तिगत रूप से योजना प्लानिंग करें। तो इस दिशा में प्राथमिक जो बात है, सबसे प्राथमिक 3 बातें हमने जीवन में नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। हम सब हमारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं उसके बारे में, जो पूज्य रामदेव जी ने भी कहा था उद्घाटन सत्र में, कि कम से कम सुबह 1 घंटा शरीर स्वास्थ्य के लिए देना, व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम आदि आदि। दूसरी बात है कि जिसकी बात विस्तृत रूप से आचार्य जी ने की कि रोज कुछ स्वाध्याय करें नियमित रूप से। और तीसरी बात है कि कल क्या करना है उसका लिखित में टाइम टेबल रोज बनाए, क्योंकि आप सबका व्यवसायिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सबके पास। ये सब ठीक करते हुए ये कार्य जब करना है तो कई बार होता है कि समय नहीं मिलता है, समय किसी के पास नहीं होता है। जो कुछ व्यक्ति प्रवृत्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। एक बार बहुत साल पहले मैंने गिरीश कर्नाड का एक इंटरव्यू देखा था टीवी पर, तो तब वो चाइल्ड फिल्म के कुछ संस्था के चेयरमैन थे। तो साक्षात्कार लेने वाले महिला ने पूछा कि इतना सब करते हुए आप फिल्म लाइन में है, डायरेक्टर है, घर परिवार आदि आदि सब करते हुए, चाइल्ड फिल्म तो सोशल वर्क काम था, तो इसमें कैसे काम करते हैं, समय कहाँ से मिलता है? तो गिरीश कर्नाड का समय किसी के पास नहीं होता है, आवश्यकता तय करनी होती है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता तय करनी। और जब प्लानिंग करेंगे तो ध्यान में आता है कि बहुत सारा समय हम कहीं अलग अलग कामों में या तो बिना काम गवा देते हैं। भगवान ने 24 घंटा सबको समान दिया है, लेकिन कोई भिखारी है चौराहे पर खड़ा भीख मांग रहा है और कोई प्रधानमंत्री बना, दोनों के पास 24 घंटा है। अंतर क्या है? उस 24 घंटे का उपयोग कैसे व्यक्ति करता है, ये अंतर है। तो 24 घंटे का ठीक प्रकार से नियोजन करना, प्रयोग उपयोग करना उसका, ये करना है तो इस करने से जरूर
तो ये प्राथमिकता से 3 बातें हैं, इसकी शुरुआत करी जाए, बाकी तो बहुत सारा विषय है इसमें। और 3 बात शुरुआत हो जाए तो बाकी सब हो जाएगी। जैसे संध्या वंदना की बात की आपने, तो अनेक बातें होती है। तो धीरे-धीरे सब फिर शुरू हो जाता है। एक बार पहला कदम चलना यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाद में तो फिर धीरे-धीरे गाड़ी दौड़ने लगती है। तो इस दिशा में भी हम लोग विचार करें। और ये पंचकोश पर काम करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे आचार्य जी ने कहा, इसलिए मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा था कि कहीं न कहीं बहुत साम्यता है आचार्य जी यानी इस पतंजलि कार्य में और अपने काम में। तो हमने भी कोई संगठन नहीं खड़ा किया, संस्था नहीं खड़ी की। एक ये मूवमेंट बनाया, एक इसको आंदोलन बनाया, इसलिए एक मंच रखा है इसको शिक्षा और उत्थान न्यास।